Thank you, Dr. Meenakshi. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Thank you for this generous introduction. मेरे सभी सहकर्मी, आर्यजन और बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों, आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज मैं स्वामी जी के जो उनका राष्ट्र निर्माण को और सामाजिक विकास को योगदान है, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगी। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी एक महान चिंतक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में जो उस समय पर कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे कि स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, अगर कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो उसको बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता था, उसका विवाह नहीं दोबारा किया जाता था, और सती प्रथा प्रचलित थी। जिस लड़की के पति की मृत्यु हो जाती थी उसको पति की चिता में ही जलकर राख हो जाना होता था। और वर्ण आश्रम थे, वर्ण भेद बहुत ज्यादा था, इस तरह की बुराइयां उस समय समाज में थी। तो इन्हें दूर करने के लिए स्वामी जी ने बहुत ही प्रयास किए और वेदों को उनका पुनरुत्थान करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरित किया और एक सच्चे देशभक्त की तरह इस संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अगर हम उनकी समकालीन परिस्थितियों को देखें तो हमें पता चलता है कि भारत उस समय अंग्रेजी शासन के अधीन था और अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों को इस चीज का आभास कराया जाता था कि अंग्रेज सरकार भारत में जो भी गतिविधियां संचालित कर रही है वो भारत के विकास के लिए थी। लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर थी। सच तो ये था कि उस समय भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, एक मंडी की तरह था, और भारत के प्राकृतिक साधनों का इंग्लैंड के द्वारा शोषण किया जा रहा था। ये शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू हुआ था, जो 1757 से लेकर 1857 तक चला, और इस समय के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। और सन 1858 से क्वींस प्रोक्लेमेशन के थ्रू भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया और 1857 से लेकर 1947 तक हर संभव तरीके से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। इतिहासकार इस 200 साल के समय को भारतीय इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और काला समय मानते हैं, क्योंकि इस समय भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों ने अनेकों तरीके अपनाए थे, और उनमें से जो प्रमुख था वो विदेशी व्यापार था और शिक्षा नीति में परिवर्तन थे। उस समय इंडिया से कच्चा माल जो था वो इंग्लैंड की तरफ जाता था और वहां के उद्योगों में बना हुआ सामान बिकने के लिए भारत में आता था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगर आप नक्शे में देखें तो भारत की तुलना में इंग्लैंड का जो साइज है वो बहुत कम है। वहां बहुत सारे उद्योग खुल गए थे, उनके लिए कच्चा माल चाहिए था, तो इंग्लैंड ने बहुत सारी मंडियां दुनिया भर में बनाई, जो अब सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। तो उन मंडियों से कच्चा माल इंग्लैंड में आता था, उसी तरह बना हुआ सामान जो था उन देशों में जाता था और भारत में भी आता था। और विदेशी व्यापार में आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड था, तो सोने के सिक्के चलते थे उस टाइम पे, तो जो भी सामान वहां से आता था हमें गोल्ड देना पड़ता था। और विदेशी नीति जो थी, विदेशी व्यापार नीति, वो भारत के पक्ष में नहीं थी। व्यापार के द्वारा भारत के जो साधन थे, जो आर्थिक साधन थे, उनका बड़ी मात्रा में निकास किया गया। इनफैक्ट एक थीसिस लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, जिसको ड्रेन थीसिस कहा जाता है। उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा आर्थिक निकास भारत से किया गया, और अंग्रेजों ने भारत में भारत के साधनों के द्वारा ही शासन किया। इसका
लंबे समय में परिणाम ये हुआ कि भारत, जो कि एक बहुत ही भव्य और गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण देश था, वह एक निर्धन देश बनकर रह गया। आज हम मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली की भी बात करेंगे। अंग्रेज सरकार ने भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे परिवर्तन किए और भारतीयों की मानसिकता ऐसी बनाई गई कि उन्हें लगे कि जो भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही मिल सकता है और अंग्रेजी ढंग का जो रहन सहन है वो ही सर्वोत्तम है। इसी नीति के तहत भारत में एक ऐसा सामाजिक वर्ग भी बना जो अंग्रेजी तौर तरीकों से रहता था और अंग्रेज सरकार का बहुत समर्थन करता था। इस समय सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की जो आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली जो लागू करनी थी अंग्रेजों ने, उसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। उनको वो योजना भेजी, अपना एक ड्राफ्ट भेजा, सुझाव पत्र भेजा, जिसको हम जानते हैं वुड्स डिस्पैच के नाम से। उसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में भारत की जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, जो कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा पर मुख्य रूप से आधारित थी, उसका ह्रास हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ और पूरी भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल रूप में बड़ा परिवर्तन आ गया। भारत का साहित्य, जिसमें कि वेद ज्ञान प्रमुख था, उसका महत्व कम होने लगा और अंग्रेजी भाषा को प्रधानता मिलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जो प्राचीन और भारतीय भाषाएं थी उनका भी महत्व कम हो गया और धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा होने के कारण भारत में जो अध्यात्मवाद था और चरित्र निर्माण होता था, उसकी प्रक्रिया पर उल्टा प्रभाव पड़ा। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के माध्यम से राष्ट्रवाद एवं भारतीयता का पुनरुत्थान किया और उन्होंने आर्य समाज की नींव रखी और ये संदेश दिया कि भारतीय वेदों की ओर लौट चले। उन्होंने वेदों का सरल हिंदी रूपांतर किया, हिंदी ट्रांसलेशन की, जो कि सत्यार्थ प्रकाश के नाम से छापी गई और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जन जन तक स्वामी जी ने वेदों का संदेश पहुंचाया। तब से लेकर आज तक स्वामी जी के अनुयायी कृणवंतो विश्वमार्यम के सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि सबको श्रेष्ठ मानव बनाओ, समस्त विश्व आर्य हो, जिससे कि विश्व भर में शांति, समृद्धि और भाईचारे का प्रसार हो। इसी तरह जाति, धर्म और दूसरे सभी तरह के भेदभावों को मिटाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए संपूर्ण विश्व एक विशाल परिवार के समान हो जाए। स्वामी जी ने अपने जीवन के काफी समय तक सत्य की खोज की और इस खोज के दौरान उनका परिचय स्वामी विरजानंद दंडी जी से हुआ, जो कि स्वामी जी के आध्यात्मिक गुरु बने और जिनका यह विचार था कि हिंदू धर्म अपने वास्तविक मार्ग से भटक चुका है और इसमें कई कमियां पैदा हो गई हैं। स्वामी जी ने संकल्प लिया कि वह हिंदू धर्म में वेदों की महिमा को दोबारा स्थापित करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे। स्वामी जी ने दुनिया भर के सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था और उन्हें संस्कृत का भी गूढ़ ज्ञान था। इस कारण वे संस्कृत में बहुत धारा प्रवाह बोलते थे और जब भी उनका किसी भी धर्म के किसी भी नेता के साथ जब उनका शास्त्रार्थ होता था तो उनके तर्कशील वक्तव्यों के कारण
विभिन्न धर्मों के विद्वान और नेता उनके सामने हार मान लेते थे। उन्होंने देखा कि सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन ने भारत की वेद परंपरा को धूमिल कर दिया था और भारत, जो सही अर्थों में सभी सभ्यताओं की जननी है, उसमें आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक पतन के लक्षण बहुत ही लंबे समय से स्पष्ट हो रहे थे। ऐसे समय में स्वामी जी ने समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीयों को वेदों की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि भारत के जो ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी थे वो आर्य समाज से संबंधित थे, जिनमें कुछ प्रमुख नाम हम सभी जानते हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि। विख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कहा था कि दयानंद जी स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा थे और लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि स्वामी जी ने हमें स्वतंत्र विचारना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। आज भी भारत के प्रमुख नगरों में आर्य समाज की शाखाएं हैं जो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये वह धर्म है जिसका किसी जाति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। आर्य समाज ने न केवल शिक्षा बल्कि राष्ट्र निर्माण और स्त्री शिक्षा के लिए भी महान कार्य किया है। स्वामी जी स्वराज्य के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आजाद कराने का सपना देखा और आर्य समाज ने भी उनके सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। इसी प्रकार स्वामी जी ने आर्य समाज के भी 10 नियम दिए जो सार्वभौमिक हैं और सर्वव्यापी हैं, और ये नियम पूरी मानव जाति के भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास के साथ साथ एक संतुलित समाज को बनाने का भी उद्देश्य रखते हैं। इसके अलावा ये नियम पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देते हैं। आज हम सबको नमस्ते कहते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नमस्ते शब्द का प्रयोग आर्यजनों ने ही एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए शुरू किया था और स्वामी जी के पंच तत्व में विलीन होने के पश्चात महात्मा हंसराज जी जैसे विलक्षण शिक्षाविद ने उनके महान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। सन 1886 में महात्मा हंसराज जी ने लाहौर में डीएवी महाविद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात पंजाब भर में डीएवी की संस्थाओं को उनकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो भी महात्मा हंसराज जी को जाता है और महात्मा हंसराज जी ने भी अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार के कार्यों को अर्पित कर दिया। आज पूरे देश में 1000 से भी ज्यादा डीएवी संस्थाएं हैं जो हमारे परम आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर पूनम सूरी जी, जो पद्मश्री से अलंकृत हैं, उनके दिशा निर्देश में शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मानव जाति के चरित्र उत्थान का कार्य करना भी है और ये कार्य वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार द्वारा किया जाता है। आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण और मानव की सेवा के उद्देश्यों को और भी अधिक विस्तृत और विशाल कर दिया है। देश पर यदि कभी भी किसी प्रकार की भी मुसीबत आई है तो डीएवी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है और राष्ट्र सेवा का कर्तव्य निभाया है। अभी रिसेंटली कोरोना काल में भी डीएवी द्वारा
करोड़ों रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दी गई है। इस प्रकार स्वामी जी के आदेशों पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए आर्य समाज और डीएवी संस्थाएं राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। विशेष रूप से लड़कियों को पहले कोई नहीं पढ़ाता था। स्त्री शिक्षा के प्रसार में भी डीएवी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले लड़कियों के डीएवी स्कूल जो थे वो डीएवी ने ही खोले थे। आज हम उस युग पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण मानवता को राष्ट्रवाद और भाईचारे का संदेश दिया। मानव और मानवता की रक्षा और उत्थान के लिए स्वामी जी का नाम सदैव अमर रहेगा। और आज के दिन उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम ना केवल उनके दिखाए मार्ग पर चले, बल्कि अन्य लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। यहाँ हमारी आर्य समाज समिति है, उसके अलावा चरित्र निर्माण समिति, स्वच्छता समिति, आर्य युवती समाज है। इसके अतिरिक्त और भी कई समितियां हैं जो राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण का जो कार्य है उसमें अग्रणी रहती हैं। हम यहाँ बेटियों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि वो परिवार के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के कार्यों को भी कुशलता से निभा सके। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आर्य समाज और डीएवी संस्थाएं स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे और मानवता के उत्थान का कार्य करते रहेंगे। आज के दिन मैं अपने स्टाफ सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने स्वामी जी की 200वीं जयंती का कार्यक्रम इतनी धूमधाम और श्रद्धा के साथ आयोजित किया है। बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आप सबका हृदय से आभार। विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उत्साहपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आप सबको सादर नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। सारी क्लास ने सुना है बीच में संस्कृत के बच्चों। थैंक यू सीमा, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम आपने स्वामी जी के विचारों, योगदान और आर्य समाज की भूमिका को बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाया। बिल्कुल एक कहानी जैसा प्रतीत हो रहा था, लग नहीं रहा था हम इतिहास की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने उसको समझाया। वेदों का किस तरीके से स्वामी जी ने रूपांतरण किया हिंदी में और किस तरीके से भारतीय संस्कृति का एक सच्चा संरक्षक होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आज हम उन्हें बारंबार नमन करते हैं और उनके सत विचारों को अपने जीवन में, आचरण में अपनाने का भरोसा आपको दिलाते हैं। हर्ष की बात यह है कि हमारा कॉलेज, जैसा कि आपने भी बताया, बहुत सी प्रथाओं जैसे मासिक हवन करना, भारतीय व्यंजन, योग, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते रहते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरीके से इतनी प्रेरणादायक शब्दों से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आपको हमारा बारंबार नमस्कार। We are very truly grateful to the whole team, Principal Ma'am for being the resource person for today, Suman Ma'am, Seema Ma'am, Deepa Ma'am, all for joining here, Vibha Ma'am, all the senior staff members who have joined us for today's session, and the technical support extended by Ashish sir. So we are grateful for being the part of this very very special सेशन और हम सभी, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शांति पाठ के साथ इस सभा को विसर्जित करें। ओके मैम। ओम ध्याउ शांति अंतरिक्षम शांति
पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए और आज की उपस्थिति के लिए। अब हम ये सभा विसर्जित करते हैं। धन्यवाद।